Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the adult advanced life support, advanced cardiac life support. So in the previous class we have discussed about the basic life support and like many important questions that come from these topic we already discussed. And today's class we will discuss about the adult advanced cardiac life support, and in the tomorrow's class we will discuss about the MCQ regarding this topic. राइट सो स्टार्ट करते हैं विद द एडल्ट एडवांस लाइफ सपोर्ट. सो बेसिकली ये कहाँ पे हो रहा है? हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है एंड लेट्स सपोज मॉनिटर में आपको एकदम से क्या दिखता है? ए सिस्टोल दिखता है, ठीक है ना, ए सिस्टोल दिखता है, ठीक है ना, मतलब आपको जो नॉर्मल जो रिदम है वो नहीं है. सो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू हैव टू चेक द ईसीजी लीड प्लेसमेंट, कि वो ईसीजी जो है, जो लीड्स लगे हुए हैं वो वो निकल तो नहीं गए, वो प्रॉपरली अटैच्ड है कि नहीं है. सो सबसे पहले आपको ईसीजी लीड प्लेसमेंट देखना है एंड सेकंड आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक द पल्स, ठीक है ना. तो जैसे हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट था सेम ऐसे ही अभी भी है. सो आपने पल्स फील किया, देयर इज नो पल्स, ठीक है ना. अब नो पल्स है, आपने स्टार्ट क्या कर दिया? आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, ठीक है. सीपीआर स्टार्ट कर दिया एंड सीपीआर स्टार्ट के साथ साथ आपको क्या चलेगा? सीपीआर तो स्टार्ट कर दिया एंड साथ में आपको मॉनिटर अटैच करना है. फटाफट मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर जो भी है अटैच करना है, ठीक है. तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, मॉनिटर प्लस डिफिब्रिलेटर स्टार्ट कर दिया एंड साथ में आप क्या कर रहे हो? जो सीपीआर जो दोगे ऑफ कोर्स दैट इज 30:2. तो आपने 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग देना है, ठीक है ना. तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, मॉनिटर अटैच कर दिया एंड मॉनिटर पे क्या शो हो रहा है? मॉनिटर पे दो चीजें शो होगी. या तो वो जो रिदम है वो शॉकेबल हो सकता है या फिर नॉन शॉकेबल हो सकता है. तो शॉकेबल रिदम किसको बोलते हैं? शॉकेबल रिदम का मतलब है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है. तो अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो जो हमें क्या करना है? शॉक देना है, ठीक है ना, शॉक देना है. सो शॉकेबल रिदम है, शॉक देंगे. देन द क्वेश्चन इज कितना शॉक देना है. सो शॉक कितना हमें देना है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बाईफेजिक यूज कर रहे हो सो यू हैव टू गिव 120 to 200 जूल. तो फर्स्ट टाइम आपने कितना दिया? 120 to 200 जूल के अराउंड दिया. सेकेंड जब शॉक दोगे आप तो आपको इससे ज्यादा देना है. लेट्स सपोज आपने 200 जूल का शॉक दिया था फर्स्ट टाइम, तो सेकंड शॉक अब 200 जूल से ज्यादा का देंगे. सो ये हमारा बाईफेजिक में ये रूल फॉलो होता है. बट अगर आप मोनोफेजिक यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव 360 जूल का आपको शॉक देना होगा, ठीक है ना. तो शॉक दिया आपने. सो आपने रिदम को असेस किया, दैट इज की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है. तो आपने क्या किया? आपने शॉक दिया एंड शॉक देने के बाद इमीडिएटली क्या करना? ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर. सीपीआर स्टार्ट किया, कितनी देर तक देंगे? अगेन हम 2 मिनट तक हम सीपीआर देंगे. दैट इज द 5 साइकिल ऑफ सीपीआर देंगे. 5 साइकिल दैट इज 30:2, 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, है ना. सो हमने 30:2 के अकॉर्डिंग 5 साइकिल ऑफ हमने सीपीआर दिया फॉर 2 मिनट एंड उसके बाद जब आप सीपीआर यहाँ पे दे रहे हो एंड दैट इज द एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, इट मींस इट इज इन द हॉस्पिटल. सो हॉस्पिटल में हर चीज अवेलेबल है. सो आपने शॉक दिया, सीपीआर दिया एंड आपको क्या देना है? इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है. इंजेक्शन एपिनेफ्रिन कितना देना है? 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट पे हम रिपीट करते हैं, ठीक है. देन ये तो डोज हो गया, 1 mg देना है. इंजेक्शन एपिनेफ्रिन इज इंजेक्शन एड्रेनालिन, दैट इज 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स पे देना है. कितना डोज देना है? 1 mg. एंड कौन सा रूट से देना है? सो हम या तो आईवी दे सकते हैं या फिर हम इंट्रा ऑसियस दे सकते हैं. बट जो हमारी जो न्यू गाइडलाइंस क्या बोलती है? ये बोलती है कि इंट्रावीनस रूट इज मोर प्रेफरेबल देन इंट्रा ऑसियस. तो फर्स्ट हमें इंट्रावीनस देना है. अगर आपको आईवी आपको फाइंड नहीं कर पा रहे हो देन आप इंट्रा ऑसियस दे सकते हो, बट द फर्स्ट चॉइस इज इंट्रावीनस. सो आईवी इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है ना. सो एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है? एडवांस एयरवे करना है. मतलब कि आप ईटी एंडोटेक्टियल इंट्यूबेशन कर सकते हो या फिर सुप्राग्लोटिक एयरवे लगा सकते हो ना, या फिर आप कैप्नोग्राफी कर सकते हो कि जो ईटी ऑलरेडी लगा हुआ है वो सही पोजीशन पे है कि नहीं है. सो आपने सीपीआर भी चल रहा है. मतलब ये एक प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत पूरा टीम है ना. हॉस्पिटल में है ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉपर टीम. तो एक शॉक के लिए रेडी है, एक सीपीआर दे रहा है, एक ब्रीदिंग दे रहा है, सो एक इंजेक्शंस दे रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं कि एडवांस एयरवे के लिए रेडी कर रहे हैं. सो आपने शॉकेबल रिदम चेक किया. सो शॉकेबल रिदम कौन कौन से होते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. तो शॉक दिया. शॉक के बाद आपको इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है एंड सीपीआर के साथ ही आपको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है 1 mg एंड साथ ही साथ आपको एडवांस
एयरवे असेस करना है, एडवांस एयरवे करना, जिसमें आप ईटी इंट्यूबेशन कर सकते हैं, आप उसको लेरेंजियल मास्क एयरवे लगा सकते हैं, है ना, सुप्राग्लोटिक एयरवे कर सकते हैं, कैप्नोग्राफी कर सकते हैं। सो आपने ये सारा कर दिया। उसके बाद अगेन 2 मिनट ऑफ सीपीआर के बाद अगेन हम असेस करेंगे कि वेदर इट इज शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। लेट सपोज फिर से क्या आता है कि शॉकेबल रिदम है, तो फिर से क्या देंगे आप, फिर से शॉक देंगे। फिर से आपने शॉक दिया, सेकंड शॉक दिया, सेकंड शॉक के बाद अगेन आप क्या करोगे, सीपीआर स्टार्ट कर दोगे, सीपीआर स्टार्ट कर दोगे। देन अगेन आप 2 मिनट तक सीपीआर दोगे एंड अगेन आप फिर से असेस करोगे शॉकेबल रिदम है कि नॉन शॉकेबल है। अगेन क्या आया कि शॉकेबल रिदम है, तो अगेन क्या करोगे, थर्ड शॉक आ गया, है ना। सो फर्स्ट शॉक, सेकंड शॉक एंड थर्ड शॉक। अब थर्ड शॉक के साथ साथ ना आपको अब कुछ और भी देना है। अब ये नहीं कि सिर्फ शॉक और सीपीआर चल रहा है और इंजेक्शन एपिनेफ्रिन चल रहा है, नो। अब थर्ड शॉक भी दे दिया, है ना, सेकंड शॉक भी दे दिया एंड थर्ड शॉक दे रहे हो, उसके साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग देना है, प्लस आपको साथ ही साथ क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल कॉजेज, है ना। तो आपने पेशेंट का एबीजी भेज दिया एंड देख लिया कि हाइपोकेलेमिया है, हाइपरकेलेमिया है, क्या ज्यादा है क्या कम है, पीएच देख लिया, है ना। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल कॉजेज एंड यू हैव टू गिव द एंटी एरिथमिक ड्रग। देन क्वेश्चन कहां से आता है, डेट इज की एंटी एरिथमिक ड्रग में कौन कौन सा दे सकते हैं, कितना डोज दे सकते हैं एंड रिवर्सिबल कॉजेज क्या क्या होते हैं। सो एंटी एरिथमिक ड्रग हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अमायोडरोन दे सकते हैं, अमायोडरोन दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लिडोकेन दे सकते हैं, लिडोकेन दे सकते हैं। सो अगर आप अमायोडरोन दे रहे हो, सो फर्स्ट डोज कितना दोगे, 300 mg दोगे, 300 mg दोगे। लाइक थर्ड शॉक दिया एंड आपने 300 mg ऑफ अमायोडरोन दे दिया, ठीक है ना। एंड जो आपका सेकंड टाइम जब आप अमायोडरोन रिपीट करोगे तो आपको कितना देना है, हाफ देना है, दैट इज 150 mg। तो फर्स्ट डोज कितना होगा, फर्स्ट डोज होगा 300 mg और सेकंड डोज होगा 150 mg। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर अमायोडरोन अवेलेबल नहीं है, अगर आप लिडोकेन दे रहे हो, सो लिडोकेन कितना देना है, लिडोकेन हमारा 1 to 1.5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट देना है, दैट इज द फर्स्ट डोज। एंड सेकेंड डोज कितना होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज 0.5 से 0.25 mg पर केजी। रूट क्या है, अगेन आईवी, आईवी इज मोस्ट प्रेफरेबल। आईवी नहीं मिलेगा तो अगेन क्या दे सकते हो, इंट्राओसियस दे सकते हो, बट आईवी इज द मोस्ट फर्स्ट चॉइस, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया अमायोडरोन या फिर लिडोकेन दिया आपने एज एंटी एरिथमिक विथ थर्ड शॉक। प्लस आपको साथ ही साथ क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल कॉजेज। सो रिवर्सिबल कॉजेज में क्या है, दैट इज द 5H and 5T। 5H and 5T इज द रिवर्सिबल कॉजेज। सो 5H में क्या क्या होता है वो आपको याद करना है, यहाँ से एमसीक्यू आता है। सो 5H में हमारा एक हाइपोवोलेमिया है, तो आपको असेस करना है, हाइपोवोलेमिया है तो आपको फ्लूइड रश करना है, ठीक है ना। हाइपोक्सिया है तो आपको प्रॉपर्ली पेशेंट को वेंटिलेट करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडोसिस हो रहा है तो आपको लाइक बाइकार्बोनेट हो गया, है ना। सो एसिडोसिस को करेक्शन करना है। हाइपो और हाइपरकेलेमिया तो आपको उस तरीके से मैनेजमेंट करना है, और हाइपोथर्मिया तो आपको प्रॉपर्ली आपको पेशेंट को वार्म करना है। सो ये हमारा 5H हो गया। 5T क्या है, फॉर कार्डियक अरेस्ट, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया, टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, टॉक्सिन हो गया, और थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसिस लाइक कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया और कोरोनरी एम्बोलिज्म, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो वहां पे कुछ जो क्लॉट है वो स्टक हो गया, उसकी वजह से अरेस्ट आ सकता है ना। सो ये 5H एंड 5T आपको रिवर्सिबल कॉज फाइंड करना है। एंड जो भी आपको आ रहा है, लेट्स सपोज हाइपोकेलेमिया है या फिर हाइपरकेलेमिया, सो आपको वो मैनेज करना है, क्योंकि जब तक वो मैनेज नहीं करोगे तब तक आप जो पेशेंट को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो ना, स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन नहीं आ सकता है। सो ये हमारा प्रोसेस होगा। बट लेट्स सपोज सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि आपने सीपीआर स्टार्ट किया, सीपीआर स्टार्ट करने के बाद आपने मॉनिटर एंड ऑल सब अटैच कर दिया, एंड मॉनिटर पे आपको क्या फील हो रहा है, यू आर वॉचिंग की यहाँ पे आपको पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल दिख रहा है, that is non shockable rhythm, non shockable rhythm। so अगर non shockable rhythm है, that is pulseless electrical activity और asystole, then आपको क्या करना है, you have to just give CPR। so आपको CPR देना है एंड साथ आपको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है, एवरी 3 to 5 मिनट पे आपको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन रिपीट करना है, एंड साथ ही साथ आपको एडवांस एयरवे करना है, जो कि हम कर रहे थे उसी के सेम ही करना है, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको शॉक देने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू गिव CPR। तो आपने 2 मिनट्स का CPR
दिया, 2 मिनट का सीपीआर दिया, एंड अगेन आपने असेस किया, रिदम को असेस किया, अगेन क्या आया, नॉन शॉकेबल आया, तो अगेन आप क्या करोगे, सीपीआर दोगे। एंड साथ ही साथ आपको रिवर्सिबल कॉज को फाइंड करना है, दैट इज 5H एंड 5T, ठीक है ना। सो दैट इज द प्रोटोकॉल फॉर शॉकेबल रिदम एंड नॉन शॉकेबल रिदम फॉर एडवांस कार्डियक लाइफ, मतलब कि इन द हॉस्पिटल में कैसे आपको करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा गाइडलाइंस है, दिस से स्टार्ट सीपीआर, चेक द रिदम, ठीक है ना। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, सो यू हैव टू गिव द शॉक एंड स्टार्ट द सीपीआर, कंटिन्यू द सीपीआर, ठीक है ना। एंड सीपीआर कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी सीपीआर होना चाहिए, मींस की पुश हार्ड, मतलब कि 100 to 120 पर मिनट कंप्रेशन होना चाहिए, पुश हार्ड दैट इज 2 इंच होना चाहिए, सॉरी 2 इंच टू 2.4 इंच आपको हार्ड पुश करना है, एंड फास्ट दैट इज 100 to 120 कंप्रेशन होना चाहिए, एंड मिनिमाइज द इंटरप्शन इन कंप्रेशन, दैट शुड बी लाइक लेस देन 10 सेकेंड का इंटरप्शन होना चाहिए, 10 सेकेंड से ज्यादा का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, तो एक्सेसिव वेंटिलेट भी नहीं करना है पेशेंट को, जस्ट यू हैव टू चेक द चेस्ट राइज कि प्रॉपर्ली चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चेंज कंप्रेशन एवरी 2 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सूनर इफ फटिग, इफ नो एडवांस एयरवे, 30:2 कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो, इफ एडवांस एयरवे इन प्लेस गिव 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड और 10 ब्रेथ पर मिनट, तो जैसे हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट का पढ़ा था ना, सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। एंड कंटिन्यू द वेव कैप्नोग्राफी, सो कैप्नोग्राफी से क्या होगा कि आपको एंड टाइडल CO2 का पता चलेगा, इससे आपको सीपीआर की क्वालिटी भी पता चलेगी, एंड पेशेंट जो है वो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपको कैप्नोग्राफी करना है। सो ये हमारा हाई क्वालिटी सीपीआर के सारे कंपोनेंट्स है। हमने शॉक पढ़ लिया, कितना शॉक देना, बाइफेजिक में कितना देना है, मोनोफेजिक में कितना देना है, एंड ड्रग भी हमने पढ़ लिया कि एपिनेफ्रिन, अमायोडरोन एंड लिडोकिन, ठीक है ना। एडवांस एयर में हम बीटी इंट्यूबेट कर सकते हैं या फिर सुप्राग्लोटिक एडवांस एयर में कर सकते हैं, ठीक है ना। रिवर्सिबल कॉज ये हमारा हो गया, सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक तो ये था, सो इसमें एज सच कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो 2020 में था वही सेम चीजें हैं, चेंजेस यहाँ पे हुआ है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में। तो लेट सपोज आपने सीपीआर दिया, शॉक दिया एंड ऑल दिया, सारे मेडिसिन दिया, एंड पेशेंट क्या हो गया, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, पेशेंट का पल्स वापस आ गया, पेशेंट का रिदम नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज द रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। देन पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर क्या करना है, सो अब आपको क्या क्या केयर करना है, सो अब आपको एयरवे मैनेज करना है, सो एयरवे ऑफ कोर्स आपको मैनेज करना है, सो इंट्यूबेट करके रखना है पेशेंट को, है ना, या फिर अपने सुप्राग्लोटिक एयरवे लगाया तो प्रॉपर्ली आपको एयरवे मैनेज करना है। ब्रीदिंग में प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट करना है, प्रॉपर्ली वेंटिलेट करना है, तो आपको वेंटिलेटर पे रखा है तो प्रॉपर्ली आपको सेटिंग चेक करनी है, सेटिंग में FiO2, टाइडल वॉल्यूम, प्रेशर सपोर्ट कितना है वो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। सो टारगेट SpO2 कितना होना चाहिए आफ्टर रिससिटेशन, आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, जो हमारा जो टारगेट SpO2 है दैट इज 90 to 98% होना चाहिए। पहले कितना था, आई थिंक 92 से समथिंग था, ठीक है ना, बट अब क्या चेंज हो गया, दैट इज 90 to 98% हमारा सैचुरेशन होना चाहिए पोस्ट कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है ना। एंड PCO2 कितना होना चाहिए, 35 to 45 mm of Hg होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू, है ना। एंड PaO2 कितना होना चाहिए, 60 to 105 mm of Hg होना चाहिए। सो दैट इज द पोस्ट कार्डियक अरेस्ट टारगेट हमारा होना चाहिए SpO2 का, PCO2 का एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। और मैप कितना होना चाहिए, कंप्रेशन में मैप कितना होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 65 mm of Hg, है ना। सो मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 65, इट शुड बी इक्वल और मोर देन 65 होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हमारा टारगेट SpO2 में चेंजेस आया है, और एक हमारा मैप में आया है कि मैप कितना होना चाहिए, मोर देन 65 होना चाहिए एटलीस्ट। और हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, सो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 to 37.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 36 आवर्स तक हमें पेशेंट का टेम्परेचर मेंटेन करना है, सो दैट हाइपोथर्मिया की वजह से फिर से कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, ठीक है ना। सो ये हमारा पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर था, ठीक है ना। ओके, सो हमारा एडवांस कार्डियक हमने पढ़ लिया, है ना। सो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट हमने पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम क्या करने वाले हैं, MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। MCQ प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन BLS ACLS, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो, एंड प्लीज ये जो मेरा टॉपिक है ना, फर्स्ट न्यूनेटल रिससिटेशन जो मैंने पढ़ाया है, सेकंड फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड हमारा हो गया बेसिक लाइफ सपोर्ट, फोर्थ हमारा ये एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है ना, एंड फिफ्थ हमारा MCQ सेशन होगा, ठीक है ना। सो ये सारे के सारे जो वीडियोस है ना, प्लीज जरूर देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि
दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉस्टेट एग्जाम एंड अभी थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है से यहाँ से 1 to 2 MCQ आ सकता है, ठीक है ना। सो ये सारी वीडियोस पढ़ लेना, 4 to 5 वीडियो बहुत शॉर्ट है एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज वॉच दिस एंड मेक द नोट्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं पता है उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर अपने नोटबुक में लिखना है आपको, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।